हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 147। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवर्त सारणी में गुणों की, कुछ आवर्तिता की और कुछ महत्वपूर्ण गुणों की। समय खराब नहीं करते हुए हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या की। आवर्तिता से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। दोस्तों, परमाणु की त्रिज्या को ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। या मैं ऐसे कहूँ कि अगर ये कोई परमाणु है जिसका ये बीच में केंद्र में नाभिक है और ये इसका कक्षा है, मान लीजिए ये इसकी दूसरी कक्षा है, तो दोस्तों परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? नाभिक से सबसे बाहरी कोश के बीच की जो दूरी है उसे दोस्तों हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या। मतलब ये जो d है इसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, किसी भी एक परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, इसीलिए किसी एक परमाणु की, एक पर्टिकुलर किसी परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ज्ञात करने के लिए फिर क्या करेंगे? दो सटे हुए या दो अटैच्ड परमाणुओं को लिया जाता है, उनके नाभिकों के बीच की दूरी ज्ञात करके उस दूरी का आधा कर लिया जाता है। ये जो आधा भाग मिल रहा है हमें दोस्तों, इसी को कहते हैं परमाणु त्रिज्या। ठीक है, आगे हम बात करें, वर्ग में परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है और आवर्त में परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है। यह ट्रेंड कैसे चलता है दोस्तों? इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम किसी वर्ग की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, वर्ग में परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। इसका आपसे परीक्षा में कारण पूछा जाता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्यों बढ़ता है। आपको उसका कारण बताना है। एक ही कारण है, ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या में वृद्धि होती है। कोशों की संख्या में दोस्तों क्या होती है? वृद्धि होती है। किस प्रकार से होती है? अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण लूँ तो दोस्तों मान लीजिए ये आपका नाभिक है, या मैं इस तरीके से आपको समझाऊं। मान लीजिए दोस्तों हम पहले वर्ग की बात करते हैं। पहले वर्ग को बोलते हैं क्षार धातुएं। सबसे ऊपर हाइड्रोजन आता है, फिर लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और आता है सीजियम। अगर मैं हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक की बात करूं दोस्तों, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसके इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से वितरित होते हैं कि पहले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर मैं इसका आकार बनाऊं दोस्तों, तो ये नाभिक है और ये पहला कोश है। इसमें केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जब मैं लिथियम की बात करता हूं, तो दोस्तों लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3 और इसके इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वितरित होते हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दोस्तों इसके जब मैं आकार बनाऊं, तो ये मान लीजिए नाभिक है, ये पहला कोश है और ये दूसरी कक्षा है। तो पहले कोश में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार आगे हम बात करें सोडियम की। सोडियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों 11 होता है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जब हम इसका आकार बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको जैसे कि यहाँ दिख रहा है, इसमें 3 कक्षाएं मौजूद है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और दोस्तों तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप गौर से देखिए कि वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जब इस पहले वर्ग के पहले तत्व हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन का आकार कुछ इस प्रकार नज़र आ रहा है, जिसमें 1 ही कक्षा है।
अगले तत्व लिथियम की बात करें तो लिथियम का आकार में दोस्तों आपको 2 कोष नज़र आ रहे हैं। सोडियम की बात करें दोस्तों तो सोडियम में 3 कोष नज़र आ रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, नाभिक और सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी। नाभिक और सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी, यहाँ 2 कोष है तो 2 कोषों के बीच की दूरी, यहाँ 3 कोष है तो नाभिक और तीसरे कोष के बीच की दूरी बिल्कुल आपको सटीक रूप से नज़र आ रहा है। इसका आकार छोटा होगा, इसका आकार बड़ा होगा और इसका आकार और भी बड़ा होगा। इसी प्रकार दोस्तों जब आप पोटेशियम की ओर गमन करोगे तो एक और कोष बढ़ जाएगा, रुबिडियम में जाओगे तो एक और कोष बढ़ जाएगा और सीजियम में जाओगे तो एक और कोष बढ़ा हुआ मिलेगा। एक बात और बता दूं मैं दोस्तों आपको, जो तत्व जिस आवर्त में होता है उसके पास उतने ही कोष पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो है वो आवर्त सारणी के पहले कोष में है, तो जब हाइड्रोजन पहले कोष में है तो इसके पास केवल एक ही कक्षा है। लिथियम दूसरे कोष में है तो लिथियम के पास 2 कक्षाएं हैं। सोडियम तीसरे कोष में है तो सोडियम के पास दोस्तों 3 कक्षाएं हैं। पोटेशियम चौथा आवर्त में है तो इसमें 4 कक्षाएं पाई जाएगी। रुबिडियम 6वें आवर्त में है तो 6 कक्षाएं पाई जाएगी। सीजियम 7वें आवर्त में है तो इसमें 7 कक्षाएं पाई जाएगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे, आवर्त में परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है। अब दोस्तों आवर्त की ओर अगर हम बात करें कि आवर्त में जब बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा दोस्तों, इसका भी हम कोई एक आवर्त के साथ उदाहरण लेकर के अगर समझें तो आपको, मुझे उम्मीद है, सटीक रूप से ये बात समझ में आ जाएगी। चलो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, आवर्त में परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है। इसको आपको थोड़ा बिल्कुल सटीक तरीके से और पूरा ध्यान लगाकर समझने की आवश्यकता है दोस्तों। जैसे कि मैं कोई आवर्त ले लेता हूँ, दूसरा आवर्त। मैंने पहला आवर्त इसलिए नहीं लिया दोस्तों क्योंकि पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व मौजूद हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे तत्व की बात करें तो इसमें मौजूद तत्व है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और 18वें वर्ग में है नियॉन। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मॉजले ने बनाई थी उसमें कुल 18 वर्ग मौजूद है और 7 आवर्त मौजूद है। तो हम 18 वर्गों में से 18 वर्गों में दूसरे आवर्त की बात करेंगे। दोस्तों लिथियम का परमाणु क्रमांक आपको पता होता है 3 होता है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का होता है 10। मैं अगर लिथियम का परमाणु आकार बनाने का प्रयास करूं तो दोस्तों पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक है दोस्तों, पहला कोष बनाया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने और दूसरे कोष में मैंने बना दिए दोस्तों केवल 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बेरिलियम की जब हम बात करें तो 2 और 2 मतलब पहले कोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे कोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दोस्तों अगर मैं इसको आकार बनाऊं तो ये नाभिक है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं और दूसरे कोष में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। इसी प्रकार हम बात करें अगर बेरिलियम की, दोस्तों बोरोन की बात कर रहे हैं तो बोरोन में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आकार कुछ इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में बना दिए मैंने 3 इलेक्ट्रॉन। चले आगे, ऐसे ही कार्बन का जब हम आकार बनाएंगे तो पहले कोष में 2 जाएंगे और दूसरे कोष में 4 जाएंगे। हम इसी को लेकर के बात करते हैं दोस्तों। आगे आपको एक पॉइंट मिलेगा, एक महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेगा जिसे मैं शॉर्ट में आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। टॉपिक मिलेगा दोस्तों आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है दोस्तों? सिंपल
परिभाषा में अगर आपको बताऊं, किसी भी परमाणु के नाभिक और सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। फिर से कह रहा हूं दोस्तों, किसी भी परमाणु के नाभिक और सबसे बाहरी कोश के बीच लगने वाले, या मैं ऐसे कहूं कि किसी भी परमाणु के नाभिक और सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। इलेक्ट्रॉन क्यों बोला मैंने? ये आकर्षण बल ही क्यों लगेगा? क्योंकि आप देखो बाहरी कोश में है इलेक्ट्रॉन, जिस पर होता है ऋण आवेश, नाभिक पर होता है धन आवेश, और दो विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आप यहाँ गौर से देखो कि इस नाभिक को सबसे बाहरी कोश केवल एक इलेक्ट्रॉन, आकर्षण बल दोस्तों कम लगेगा। अगर बेरिलियम की बात करें तो पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो नाभिक मौजूद है, इधर बाहर 2 ऋणायन हैं। तो आप सिंपल सी बात ऐसे समझो कि इस नाभिक और इन 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। नेगेटिव चार्ज का मान बढ़ रहा है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है कि आकर्षण बल भी बढ़ेगा, और आकर्षण बल बढ़ेगा तो इसका आकार, मतलब बेरिलियम का आकार जो है वो लिथियम के आकार से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कक्षाएं तो लिथियम में भी 2 ही हैं और बेरिलियम में भी 2 ही है, बोरोन में भी 2 ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था किसी भी आवर्त में जाने पर कक्षाओं की संख्या समान होती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे हम बात करें दूसरे गुण की। आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में क्षार धातुओं का परमाणु आकार अधिकतम और हैलोजनों का परमाणु आकार न्यूनतम होता है। अब क्षार धातुएं क्या होती है दोस्तों? जैसा कि आपको आवर्त सारणी के बारे में पता है, 18 तो दोस्त वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। पहले वर्ग में हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो सबसे पहले वर्ग में हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आएगा। फिर ये बोल रहा है हैलोजनों का। ध्यान रखना दोस्तों, हैलोजन कौन से वर्ग में पाए जाते हैं? 17वें वर्ग में हैलोजन पाए जाते हैं। कौन कौन से हैलोजन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होते हैं। एक एस्टेटाइन और होता है, लेकिन मुख्य रूप से हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही जाना जाता है। अब अगर हम दोस्तों बात करें 18वें वर्ग की, 18वें वर्ग में कौन से तत्व पाए जाते हैं? नोबल गैस पाई जाती है दोस्तों, नोबल गैस, जिसको हम बोलते हैं अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें वे गैसें होती है दोस्तों जो किसी से क्रिया नहीं करती और जिनका एक महत्वपूर्ण गुण होता है। और गुण क्या होता है दोस्तों? कि अक्रिय गैसों का अष्टक क्या होता है? अष्टक पूर्ण होता है दोस्तों। अष्टक क्या होता है? पूर्ण होता है। कौन कौन सी गैसें होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये अक्रिय गैसें होती हैं दोस्तों। तो मैंने ये कहा है सबसे अधिकतम आकार होगा दोस्तों किसका? क्षार धातुओं का। किसका होगा? क्योंकि आपको ये पता है कि बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के आकार में आएगी कमी। आकार में क्या आएगी दोस्तों? कमी। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो उनका आकार बढ़ेगा दोस्तों। क्या होगा? आकार बढ़ेगा। आप ये देखो कि मैंने जब बाएं से दाएं की ओर चला, मैं लेफ़्ट टू राइट चला, तो वर्ग तो 18 है और 18वें वर्ग में जो तत्व हैं उनका आकार सबसे कम होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या गया है आपको? हैलोजनों का परमाणु आकार सबसे कम होता है। ऐसा क्यों? इसका कारण है दोस्तों क्योंकि नोबल गैसें जो होती है वो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, इनके मध्य आकर्षण बल भी कम पाया जाता है, इसीलिए इनका आकार सबसे कम नहीं होता है। ये एक अपवाद है। आगे हम बात करें
धनायन की त्रिज्या हमेशा संगत परमाणु की त्रिज्या से कम होती है, या मैं ऐसे कहूँ, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सोडियम और सोडियम के आयन की। दोस्तों Na पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। Na प्लस पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है और तीसरा कोश ही मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है दोस्तों? क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो इसका कारण तो आपको सीधा सा पता चल गया कि धनायन की त्रिज्या अपने परमाणु से कम क्यों होती है। कारण यह है कि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन में एक कोश की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? कोश में कमी हो जाती है। इसी प्रकार जब ऋणायन की बात करें तो यहाँ उल्टा क्रम चलेगा। ऋणायन की त्रिज्या संगत परमाणु की त्रिज्या से क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। सिंपल शब्दों में अभी परीक्षा के लिए आपको केवल इतना ध्यान रखना है, डीप में नहीं जाना है, कि धनायन जो है अपने बाप से छोटा होता है और ऋणायन अपने बाप से बड़ा होता है। कहानी खत्म। बाप मतलब पेरेंटल एटम। यहाँ सोडियम है और यहाँ क्लोरीन है। तो धनायन का आकार अपने पेरेंटल एटम अर्थात अपने पैतृक परमाणु अर्थात अपने बाप अर्थात सोडियम से छोटा होता है, जबकि क्लोरीन का आकार क्लोरीन के आयन ऋणायन का आकार अपने पैतृक परमाणु क्लोरीन से क्या होता है? बड़ा होता है। आगे हम बात करें सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अधिक धन आवेशित स्पीसीज की त्रिज्या न्यूनतम तथा अधिक ऋणावेशित स्पीसीज की त्रिज्या अधिकतम होती है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है दोस्तों? समान होती है। उसे हम क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे कि ऑक्सीजन का ऋणायन, फ्लोरीन का ऋणायन, नियॉन, सोडियम का धनायन, मैग्नीशियम का धनायन। तो अधिक धन आवेशित स्पीसीज की त्रिज्या, देखो दोस्तों, सोडियम के आयन और मैग्नीशियम के आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। सोडियम का आयन Na+ है, पहले कोश में 2 आएंगे, दूसरे में 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। कुल इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए दोस्तों 10। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। लेकिन हम मैग्नीशियम के +2 आयन की बात कर रहे हैं। ये +2 आयन कब बना है? जब इसने अपने बाहरी कोश के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। इसके पास भी अब केवल 2 और 8 अर्थात इसके बराबर 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे। तो मैंने क्या लिखा है? अधिक धनावेशित स्पीशीज की त्रिज्या न्यूनतम होती है। अधिक कौन सा धनावेशित है? Mg+2 है, तो इसका आकार कम होगा। और Na जो है जिसपे केवल एक ही पॉजिटिव चार्ज है, इसका आकार अधिक होगा। इसके विपरीत होता है दोस्तों ऋणायन में। ऋणावेशित स्पीसीज में जो अधिक ऋणावेशित होता है उसकी त्रिज्या अधिकतम होती है। O2-2 और F-1, इसमें O2-2 का आकार बड़ा होगा और F- का आकार छोटा होगा। अभी परीक्षा के लिए आपको केवल ये चीज़ें ही ध्यान रखनी है, बाकी इनको हम कभी एक और वीडियो में डिटेल से समझ। आगे हम बात करते हैं दोस्तों आयनन ऊर्जा की। आयनन ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? किसी तत्व के गैसीय अवस्था में एक विलगित परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लगने वाली जो ऊर्जा है उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। सिंपल शब्दों में आपको मैं ये समझा दूं, अगर ये नाभिक है और ये नाभिक के बाहर कोई कक्षा है, मान लीजिए ये भी कोई कक्षा है, आप दोस्तों शब्दों पे गौर करना। गैसीय अवस्था में एक विलगित परमाणु, ये बड़े अजीब से वर्ड लग रहे होंगे आपको। विलगित परमाणु क्या होता है? विलगित का मतलब समझाता हूं मैं आपको। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे विलगित परमाणु की। विलगित का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता है दोस्तों, किसी भी परमाणु जो ठोस अवस्था में है उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना संभव नहीं है जब तक कि वो कौन सी अवस्था नहीं प्राप्त कर ले, अपनी गैसीय अवस्था प्राप्त नहीं कर ले। अब दोस्तों ये कोई परमाणु है, जब इसको आपने गैस अवस्था में बदल दिया तो गैस अवस्था में बदलने के बाद की जो ऊर्जा लगेगी आपको, उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे दोस्तों? आयनन ऊर्जा कहेंगे। आगे हम चलें
आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर प्रथम आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि बाएं से दाएं चलने पर आकार में कमी होगी। दोस्तों जब आकार में कमी होगी तो आप गौर करो कि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना नज़दीक होगा उसका आकर्षण बल भी उतना ही अधिक होगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत सारी क्या चाहिए होगी आपको? ऊर्जा। मान लो कोई परमाणु का आकार बहुत बड़ा है, नाभिक से बहुत दूर है वो। जब नाभिक से बहुत दूर है तो नाभिक का आकर्षण भी कम होगा। आकर्षण कम होगा तो यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, क्योंकि कारण पूछे तो आकार में वृद्धि होती है। और अगर बाएं से दाएं के लिए आपको कारण पूछ ले तो दोस्तों आपको बताना है आकार में कमी होती है। आगे हम बात करें विद्युत ऋणता की। ये क्या होती है? किसी परमाणु की सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। जैसे मैं बात करूं HCl की, दोस्तों हाइड्रोजन और Cl, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन ज़्यादा अपनी ओर खींच पाएगा? Cl ज़्यादा खींच पाएगा अपनी ओर। तो इस Cl की विद्युत ऋणता क्या है? ज़्यादा है। सिंपल आपको केवल अभी परिभाषा याद रखनी है कि किसी भी परमाणु की सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों मैंने लिखे हैं, आपको ये केवल पढ़ने हैं एक बार। आयनन एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणता का मान प्राय आवर्त में बढ़ते हैं, वर्ग में कम होते हैं। मैंने समझा दिया आपको ये चीज़ दोस्तों। आवर्त सारणी में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिकतम होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शून्य होती है। इसका आपसे परीक्षा में कारण पूछ सकता है दोस्तों। तो कारण क्या बताओगे आप? इनका अष्टक पूरा होता है। अष्टक क्या होता है? अष्टक पूरा होता है। तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे, या ऐसे भी कह सकते हो ये कैसे होते हैं दोस्तों? ये स्थायी होते हैं।